हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। ठीक है, सभी एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। जो भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है वो धीरे धीरे सब नजदीक आते जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, अपने आप को मजबूत करना है। और दूसरी बात, जो यूपीपी, यूपीएसआई या फिर जो भी वैकेंसी आई है, यूपीपी का वैकेंसी आने वाली है और उसके बाद एसएससी जीडी का जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी है। यानी यह आपका जो क्लास है वो सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्लास है। ठीक है ना, इसे प्रश्नों का संग्रह बोलेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे पीसीएस लेवल में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। ठीक है, वह कौन सा क्लास है? अभी तक का ये आपका हमने पढ़ाया क्या? हिंदी व्याकरण अभी तक हमने आपको पढ़ाया। हिंदी व्याकरण के बारे में हमने पूरा किया और वो हिंदी व्याकरण पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए सारे क्लास अवेलेबल हैं आपके लिए। और जो कोर्स चाहेंगे उस कोर्स के लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आप जाकर के अपने इच्छा के अनुसार जिस कोर्स में लेना चाहते हैं आप एडमिशन वहां ले सकते हैं। कोई भी आपको समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन हमारी टीम द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग हिंदी साहित्य का जो क्लास है, हिंदी साहित्य का हम पार्ट 1 अभी पहला क्लास पढ़ने जा रहे हैं और एपिसोड नंबर 19 है। ठीक है ना, एपिसोड नंबर 19 है। तो इसे बहुत ध्यान पूर्वक और इत्मीनान से पढ़ेंगे। दोस्तों, हम जब भी बोलते हैं हमारा क्लास जब ज्वाइन कीजिए तो एक कॉपी और एक पेन जरूर आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको कुछ ऐसे प्रश्न है जो बताएंगे पढ़ाएंगे तो यहां कुछ नहीं लिख पाते हैं तो ओरली हम बोल देते हैं, तो उसे आप नोट डाउन कर लें। और कभी भी नोट्स बनाइएगा तो अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा रहेगा, आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब आप हमारे अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आप वीडियो देखेंगे, फिर नोट्स देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब भी नोट्स बनाना चाहिए अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां बयां करके मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अपने हौसले को बरकरार रखिए। हमें हिम्मत नहीं हारना है, अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। तो मेरे चैनल का मेन उद्देश्य ही है कि आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है ना, जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे तो हमें भी गौरव होगा कि हमारा एक स्टूडेंट इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर गया, या यूपीपी को क्वालिफाई कर गया, या आर्मी को क्वालिफाई कर गया, या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर गया। क्योंकि ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज क्लास वो सभी में समान रूप से आने वाला है। ठीक है ना, थोड़ा सा किसी में लेवल बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है, किसी में डीप में चले जाते हैं, किसी से ऊपर से पूछ लेते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। लेकिन सबसे पहले शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल के लिंक को, वीडियो को लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक आप देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो फटाफट शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आ सके, और भी ट्रैफिक आ सके, जिससे और बेहतरीन ढंग से हम लोग क्लास को अटेंड कर सके। और जब ज्यादा लोग रहते हैं तो क्लास को पढ़ाने का और क्वेश्चन का जवाब देने का ही आनंद कुछ और होता है। इसलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग फटाफट शेयर कीजिए। हम 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना शेयर कर लेते हैं। तो फटाफट शेयर कीजिए और ट्रैफिक देखते हैं कितना आप लोग लाते हैं। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे आधुनिक काल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए। शेयर कर देंगे तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। शेयर करिए फटाफट। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम आपको हिंदी साहित्य का पार्ट 1 एपिसोड नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आधुनिक काल। इसको, यह काल कब से कब तक था? 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है, जिसको हम आधुनिक काल का नाम दिए। किसका? आधुनिक युग के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक, आधुनिक युग के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आधुनिक काल पूछे या आधुनिक युग पूछे तो 1850 ईस्वी से अब तक जो टिल नाउ चल रहा है, ठीक है ना, जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये भी आधुनिक युग ही है। तो आधुनिक युग से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि
यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो आधुनिक युग में हम लोग 1850 18 प्रश्न आए कि आधुनिक युग कब से कब तक था, तो आप बोलेंगे 1800 ईस्वी से टिल नाउ, यानी अब तक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आधुनिक काल में 4 युग आए। कितने आए? 4 युग आए, ठीक है ना। आधुनिक काल में कितने युग आए? 4 युग आए। इन चारों युगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 युग कौन कौन से हैं आधुनिक काल के? तो सबसे पहले 1 नंबर में भारतेंदु युग है। क्या है? भारतेंदु युग कहें या भारतेंदु काल कहें, इस बात को एकदम इत्मीनान से आप पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं क्लास करने का। क्लास को आप रोक करके भी बढ़िया से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसे इच्छा आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो भारतेंदु काल जो है, ये पहला नंबर आपका क्या है? भारतेंदु काल। इसको भारतेंदु युग भी कर सकते हैं, भारतेंदु युग भी से कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भारतेंदु, भारतेंदु युग कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। भारतेंदु युग कह सकते हैं। तो भारतेंदु काल 1850 से, कब से? 1850 ईस्वी से 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। कब से? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये भारतेंदु युग रहा, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे रचनाकार आए, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे रचनाकार आए जिनका नाम अभी हम बताएंगे आपको। तो भारतेंदु युग जो है वह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है, ठीक है ना। इसका काल पूछेगा प्रश्न में, अगर पूछ दिया दोस्तों कि भारतेंदु युग कब से कब तक था, तो आप बोलेंगे 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। किसी को नींद तो नहीं आ रही? क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाता हूं, थोड़ा इंटरटेनमेंट करके पढ़ाता हूं। क्योंकि जब इंटरटेनमेंट तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी और आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड पढ़ने में लगेगा, ठीक है, कहीं और भटकेगा नहीं। ऐसा मन में हुआ कि चलो एक बार हम ताजमहल गए तो घूमने के लिए, तो पढ़ते पढ़ते हुआ कि मन आपका ताजमहल पर पहुंच गया। जब महल आपका ताजमहल घूम रहा है, यानी जो मन है वो ताजमहल घूमने चला गया, तो आप यहाँ बैठे हैं, आपका फिजिकल बस यहाँ है, तो आप क्या कर रहे हैं? बस वॉच कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आपका मन भी यहाँ रहेगा तो आपका क्या होगा? कंठस्थ, जो पढ़ाएंगे वो दिमाग में बैठता जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट कराया जाता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड यही रहे, कहीं और ना जाए। समझ में आया? अब आप बैठे हैं घर पर तो ऐसा लग रहा है खेत में क्या हो रहा है, दिमाग वहां चला गया। तो ऐसे ही दिमाग हमेशा क्या होता है? इधर उधर जाया करते हैं, 100% समझ में नहीं आता। इसलिए अपने दिमाग को, प्रेजेंट ऑफ माइंड को आप अपने पास रखिए, ताकि जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उससे आसानी से समझने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या आपका द्विवेदी युग है। क्या है दूसरा जो आया? यानी जब ये आपका भारतेंदु काल खत्म हुआ तो द्विवेदी युग आया। तो द्विवेदी युग में ये 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक चला। इसे हम द्विवेदी युग के नाम से जाने लगे। किस नाम से जानते थे? द्विवेदी युग के नाम से जानते थे। कौन सा? ये 1900 से लेकर के 1920। कोई प्रश्न अगर बन गया कि द्विवेदी युग कब से कब तक था, या द्विवेदी युग का काल कब से कब तक था, तो बोलेंगे 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग का काल था, ठीक है। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे छायावादी युग। छायावादी युग क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो छायावादी युग जो दिया है यह 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक था। जो छायावादी युग है यह 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक था। कौन? छायावादी। प्रश्न आ गया कि छायावादी युग का काल क्या है, तो आप लिखेंगे 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक छायावादी युग का ये काल। तो ये आप छायावादी युग के बारे में पूरा समझ गए। अब छायावादी युग के बारे में समझ गए। अब अगला हम चलते हैं प्रगतिवादी, यानी जो चौथा है आपका, ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी नई कविता का विकास। समझ में आया? ये प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी, इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता का विकास। तो ये 1936 से लेकर के टिल नाउ, यानी अभी तक जारी है। 1936 से लेकर के अभी तक जारी है। प्रश्न आ गया कि प्रगतिवादी युग का जो काल क्रम है वो क्या है, तो आप ऑप्शन में देखेंगे 1936 ईस्वी, तो टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रगतिवादी युग का कार्यकाल क्या है? ये आपका 1936 से टिल नाउ, अभी तक प्रगतिवादी ही चल रहा है। अभी तक जो चल रहा है वो प्रगतिवादी ही चल रहा है, ठीक है। प्रयोगवादी ही चल रहा है, नई कविता ही चल रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको इतना? तो आधुनिक काल के कितने भाग, प्रश्न में आ गया आधुनिक काल के कितने होते हैं, तो 4 बोलेंगे। भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। ये टोटल होते हैं कितने हैं? 4 होते हैं। अब आसानी से आप प्रश्न
आएगा एग्जाम में तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहला जो युग था, सबसे पहला युग क्या था? भारतेंदु युग। तो हम लोग भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भारतेंदु युग के बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग कब से कब तक था ये बता दिए हैं, कार्यकाल बता दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग में कि इसमें कैसे इनका नामकरण हुआ, किस आधार पर रखा गया, ये सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दिया है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का नामकरण देखिए, आ गया ना प्रश्न। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। अब देखिए, हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है भारतेंदु युग का नामकरण। नामकरण मतलब क्यों भारतेंदु युग ही नाम पड़ा, क्यों भारतेंदु युग ही नाम पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही भारतेंदु युग पड़ा है, इस बात का ध्यान रखिए। तो भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, जिनका नाम क्या था? अग्रदूत कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। यानी भारतेंदु युग का जो निर्माण हुआ, भारतेंदु युग का जो नाम रखा गया, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही रखा गया। और माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के जनक माने जाते हैं। ठीक है ना, हिंदी के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इन्हीं के नाम का भारतेंदु युग रखा गया, इन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां क्या की थी? भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां क्या क्या थी उनके बारे में पढ़ेंगे। भारतेंदु युग की जो प्रवृत्तियां थी वो कुल मिलाकर 6 थी। कितनी थी? 6 थी। सबसे पहली प्रवृत्ति क्या थी? ये नव जागरण काल था। उसके अंतर्गत क्या आया? नव जागरण काल आया। उसके बाद क्या आया? आपका सामाजिक चेतना आया, सामाजिक चेतना आया। उसके बाद क्या आया? भक्ति भावना आया। क्या आया? भक्ति भावना का विकास हुआ, भक्ति भावना आया। और उसके बाद चौथा नंबर में क्या है? श्रृंगारिता आया। क्या आ गया? श्रृंगारिता आया। ठीक है, श्रृंगारिता के बाद क्या आ गया? रीति निरूपण, रीति निरूपण आ गया। और लास्ट में 6 नंबर में समस्या पूर्ति आ गया। क्या आ गया? समस्या पूर्ति। तो ये भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां रही। और ये भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां जो हैं, ये भी यहां से भी प्रश्न उठता है कि भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां कितनी थी, भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां कौन कौन थी। तो इसमें ऑप्शन दे दिया कि 6, 4, 5, 2। तो आप 6 दे दिया है, 6 पर टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया? गोला बना देंगे OMR पर। ठीक, तो भारतेंदु युग की ये प्रवृत्तियां हैं। अब नव जागरण काल क्या होता है, इसको भी डीप में हम लोग पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रवृत्तियां हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार। भारतेंदु मंडल के यानी उस समय के कौन कौन प्रमुख रचनाकार थे। भारतेंदु युग के जो मंडल थे, उस मंडल के कौन कौन से प्रमुख रचनाकार थे, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार ये दिया है। सबसे पहले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन? प्रताप नारायण मिश्र थे। उसके बाद बद्री नारायण चौधरी थे। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। इनको प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आए कौन? बालकृष्ण भट्ट आए। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ये भी तुम्हारे कौन है? ये भी भारतेंदु युग के ही हैं। ये भी हमारे भारतेंदु युग के ही क्या है? रचनाकार हैं। उसके बाद क्या है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। कौन है? अंबिका दत्त व्यास जी हैं। ये भी किसके हैं? भारतेंदु मंडल के ही प्रमुख रचनाकार हैं। उसके बाद राधा चरण गोस्वामी जी हैं। कौन है? राधा चरण गोस्वामी जी हैं। ये भी किसके हैं? भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार हैं। उसके बाद देखा जाए तो ठाकुर जगमोहन सिंह है। कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। ये भी क्या हैं? ये भारतेंदु युग के ही रचनाकार हैं। उसके बाद लाला श्री निवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्री निवास दास। तो लाला श्री निवास दास जो है, ये भी भारतेंदु युग के ही रचनाकार हैं। उसके बाद सुधाकर हैं, सुधाकर द्विवेदी इनका नाम है। ये कौन है? सुधाकर द्विवेदी। ये भी भारतेंदु मंडल के ही प्रमुख रचनाकारों में है। अगला राधा कृष्ण दास जी भी हैं। कौन है? राधा कृष्ण दास जी भी हैं। राधा कृष्ण दास जी भी प्रमुख रचनाकार हैं किसके? भारतेंदु युग के। दोस्तों, हमने आपको भारतेंदु मंडल के जो भी रचनाकार थे उनके नाम बताए, क्योंकि ऐसा बहुत जगह पढ़ा जाता है कि एक ही लोगों का नाम बताते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही बताते हैं। लेकिन हमने आपको डीप में जाकर बताया
कि भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं। तो जब इनका नाम आप जानते रहेंगे तो आप एग्जाम में जब भी प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु मंडल के निम्न में से कौन से ऐसे रचनाकार हैं, तो उसमें जब आप पढ़े रहेंगे नाम तो आसानी से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे, सभी लोगों को बता दिए। अब इसे नोट डाउन करके याद जरूर कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अब अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, यहां दिया हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। क्या था? गोपाल चंद्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। अब गोपाल चंद्र था किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका नाम, शॉर्ट में नाम क्या लिखते थे, यानी नाम जो लिखते थे वो गिरजाधर दास, यानी इनको गिरजाधर दास के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गिरजाधर दास के नाम से इन्हें जाना जाता था। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी को गोपाल चंद्र जिनका नाम था, उन्हें गिरधर दास के नाम से जाना जाता था। अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे, यानी फेमस कवि थे, अपने समय के फेमस पोएट थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता जो थे वो अपने समय के फेमस पोएट थे, यानी प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये स्लाइड कैसा लगा, आज का ये क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आ सके। आप अपने मित्र, दोस्त, जितने लोग हैं सभी के पास भेजिए ताकि और भी ट्रैफिक आ सके और बेहतरीन ढंग से क्लासेस चल सके। क्योंकि जब ट्रैफिक रहता, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए करते हैं ताकि आपको और बेहतर बना सके, आपके नॉलेज को ग्रोथ किया जा सके, ताकि एग्जाम में जब भी आप बैठे तो एग्जाम को क्रैक करके आए, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इतना मेहनत हमारी टीम कर रही है आपके लिए कि नोट्स बना रही है, नोट्स बनाने के बाद फिर पीडीएफ तैयार कर रही है, फिर उसको हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, बोर्ड पर लिख करके आपको समझा रहे हैं, है ना। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो इतना बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बन चुका है और आप अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में ले सकते हैं, कोर्स में जा सकते हैं और कंप्लीट वीडियो, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ सब आपको मिलेगा। और वहीं आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां से फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां पर क्विज, पीडीएफ, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। भारतेंदु युग की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। जो भारतेंदु युग की पंक्तियां हैं वो यहां दिया हुआ है। हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे द्विवेदी युग के बारे में, ठीक है। एक वीडियो में एक युग को हम लोग खत्म करेंगे, यानी जैसे भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पंक्तियां अभी हम लोग पिछले स्लाइड में भी कुछ पढ़े थे और आगे हम उनकी पंक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से ऐसी पंक्तियां हैं जो बहुत फेमस हैं, जो हमेशा एग्जाम में आती हैं, तो ऐसी पंक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? रोवहि, यानी ये भी भारतेंदु की पंक्ति है जो सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है। रोवहु सब मिली आवहु भरत भाई, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। इसे किसने लिखा है? भारतेंदु जी ने लिखा है। किसने लिखा है? भारतेंदु जी ने लिखा है। यह पंक्ति आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप आईएमपी जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में आने वाले ये प्रश्न है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। रोवहि सब मिली आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी ये भारतेंदु जी ने लिखा है इस पंक्ति को। अगर एग्जाम में आया है कि इस पंक्ति में को किसने लिखा है तो आप लिखेंगे क्या? भारतेंदु जी ने लिखा है, ठीक है। अगला है दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, दिया है यह जी न धरकत यह न कोई कहूं कोई सुन लेई, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहूं भारतवासी। इसे किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। इसे किसने लिखा है? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। इस पंक्ति के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। कौन? प्रताप नारायण मिश्र है, ठीक है ना। यह जी न धरकत यह न होई कहूं कोई सुनी लेई, जिन भय सिर न हिलाए सकत कहूं भारतवासी। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? प्रसिद्ध प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये भी प्रसिद्ध है, इसको भी आप याद जरूर कर लीजिएगा।
तीसरा हम लोग देखेंगे हिंदू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात, क्या हिंदू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात सुखी होए भरे प्रेम घन सकल भारती भ्रात। ठीक है ना, इसके लेखक कौन है, इसके भी लेखक यानी इसके भी रचनाकार कौन है, बद्री नारायण चौधरी है। कौन है, बद्री नारायण चौधरी है इस पंक्ति के भी लेखक। एक बार और पंक्ति को हम पढ़ लेते हैं, हिंदू मुस्लिम जैन पारसी ईसाई सब जात सुख होय भरे प्रेम घन सकल भारती भ्रात, इसके भी रचनाकार कौन है, बद्री नारायण चौधरी जी हैं। ठीक है, चौथा नंबर पंक्ति हम लोग देखते हैं, दिया है हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार। क्या है, हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार, इसके लेखक यानी इसके रचनाकार कौन है, बाल मुकुंद गुप्ता। कौन है, बाल मुकुंद गुप्त है। एक बार और इस पंक्ति को पढ़ते हैं, हे धनियों क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। इस पंक्ति के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है। कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पांचवा नंबर पंक्ति हम लोग देखते हैं, ये सभी भारतेंद्र युग के पंक्ति भी हैं और भारतेंद्र युग के रचनाकार भी हैं। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी कहे हैं कि साहित्य समूह यानी जन समूह के हृदय का विकास, साहित्य से उसके मन का विकास, हृदय का विकास होता है, बौद्धिक स्तर का विकास होता है। ठीक है, चलिए हमने आपको भारतेंद्र युग की जो प्रसिद्ध पंक्तियां थी उसके कौन रचनाकार हैं, इन सभी के बारे में हमने बता दिया। तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लाइक नहीं करते, लाइक फटाफट कर दीजिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। ठीक है, चलिए अब हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के अपने इच्छा के अनुसार कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। और वहीं पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी का, जहां से आप फॉलो करके और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे हम लोग नीचे देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी देखेंगे भारतेंदु युगीन रचनाएं। कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो भारतेंद्र युगीन है, भारतेंद्र युग की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां दिया हुआ प्रेम मल्लिका, ये देखिए अगर आप भारतेंद्र जी का, ये भारतेंद्र जी लिखे हैं जिसमें प्रेम लगा हुआ है, वह भारतेंद्र जी लिखे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी इनको प्रेम था, प्रेम से, प्रेम शब्द से बहुत ज्यादा प्रेम था। किसको, भारतेंद्र जी को प्रेम से शब्द से बहुत प्रेम था, हृदय से प्रेम था। किसको, भारतेंद्र जी को। ठीक है, तो प्रेम मल्लिका इन्होंने लिखा, प्रेम सरोवर लिखे हैं, प्रेम फुलवारी लिखे हैं, प्रेम माधुरी लिखे हैं, प्रेम प्रलाप लिखे हैं और प्रेम तरंग लिखे हैं, प्रेमास्त्र वर्णन लिखे हैं, विजय। अब देखिए प्रेम और वह शब्द से भी इनको अच्छा खासा प्रेम था, प्रेम और वह शब्द से भी अच्छा खासा इनको प्रेम था। तो दोस्तों इनको यानी अगर शॉर्ट में हम लोग देखा जाए तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को, किसको, प्रेम शब्द से बहुत गहरा प्रेम था और दूसरा व या वीर शब्द से भी अच्छा प्रेम था, वीर, वी शब्द से और वीर से। तो ये आप पहचान कर सकते हैं, अगर आ गया तो आप कह सकते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। देखिए प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम आश्रय वर्णन। अब देखिए वी से देखिए विजय वल्लरी, क्या, विजय वल्लरी, विजयनी, विजयनी, विजय पताका, विजय पताका, वीरत्व। आप देख रहे हैं वी, व और प्रेम, इन्हीं से इनकी जो रचनाएं हैं, इन्हीं से किसका, भारतेंद्र जी की, भारतेंदु जी की। ये भारतेंद्र जी की जो रचनाएं हैं वो देखेंगे आप प्रेम से हैं, यानी शब्द प्रेम मिल रहा है, वह मिल रहा है, वी मिल रहा है, वीर मिल रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गया याद करने का। ठीक है ना, जिसमें प्रेम व वी और वीर मिल जाए वो समझ लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां आपको समझ में आ गया, हमने आपको बता दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस प्रकार लिखे हैं, कैसे हम पहचान करेंगे, तो ये सारा चीज आपको बता दिया ट्रिक के माध्यम से।
अब हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग का नाटक एवं एकांकी, यानी भारतेंदु युग के कौन कौन से नाटक हैं और कौन कौन से एकांकी हैं, इनके भी बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतेंदु युग के कौन कौन से नाटक हैं और कौन कौन से एकांकी हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिया है अंधेर नगरी। अब देखिए आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे, क्या मजा आता था अंधेर नगरी पढ़ने में, जब 5 में 6 में 7 में 8 में रहे होंगे। तो ये कहानी एकांकी जो थी, नाटक था, ये बहुत अच्छा नाटक था। कौन सा? अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक है, ये अंधेर नगरी कवि जो कहा उसमें नाटक था, ये बहुत अच्छा नाटक था। सभी लोग पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अंधेर नगरी का जब नाम लिया जाता है तो वैसे ही मन खुशी से डोल उठता है, मन खुशी से डोल उठता है, क्योंकि आप पढ़े हैं, उसके बारे में जानते हैं ये नाटक किस प्रकार है, क्या क्या कैरेक्टर होता है इसमें। ठीक है, ये सब जानते हैं। तो इसलिए अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। भारत दुर्दशा, यानी भारत की दुर्दशा भी यही लिखे हैं। कर्पूर मंजरी भी यही लिखे हैं। कौन? भारतेंदु हरीश जी लिखे हैं, सॉरी राजेश शेखर जी लिखे हैं। कर्पूर मंजरी को राजेश शेखर जी लिखे हैं। मुद्रा राक्षस को विशाल दत्त जी लिखे हैं, ये भी भारतेंदु युग के ही हैं, विशाल दत्त भी लिखे हैं। और उसके बाद वर्षा विनोद ये भी लिखे हैं। कौन? ये भी लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। बंदर की सभा, यानी बंदर सभा नामक का भी रचना यही किए हैं। बकरी विलाप, क्या? बकरी विलाप का भी वर्णन मिला है, यानी किए हैं। नए जमाने की मुकरी भी इन्होंने ही लिखा है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये सभी क्या है? भारतेंदु युगीन रचनाएं हैं, भारतेंदु युग की सभी रचनाएं हैं। तो हमने आपको भारतेंदु युगी रचनाएं बता दिया, नाटक एवं एकांकी बता दिया भारतेंदु युग की, और कुछ भारतेंदु युग की प्रसिद्ध पंक्तियों के बारे में भी वर्णन कर दिया। तो उम्मीद है आपको यह भी स्लाइड कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आपको समझ में आएगा और तभी हमारा पढ़ाया सफल होगा। तो उम्मीद हम कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चंद पंक्तियां मैं आपके लिए बयां कर रहा हूं, क्योंकि आज क्लास में अब ओवर हो रहा है। कल हम लोग मिलेंगे अगले स्लाइड के रूप में, और अगले इसी टाइम इसी वक्त अगले क्लास में मिलेंगे। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी स्टडी मटेरियल आपको यहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, और हमारे सभी फैकल्टी मेंबर तन मन से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप सफल हो जाएं, आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। क्योंकि सभी लोग अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट को लेकर के आपके बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, इतना बेहतरीन मौका चूकने न पाए। आप तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, और अधिक से अधिक शेयर कर दे ताकि और भी पब्लिक आ सके, और भी लोग आ सके, ताकि इसका लाभ ले सके। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्लास को यहीं एंड करेंगे, तो जरूर अधिक से अधिक शेयर कर दें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर दें, ताकि वहां क्विज, छोटे छोटे क्विज कराए जाते हैं, नोट्स और पीडीएफ वहां प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।